वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा फोकस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिक आइटम्स की तरफ होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो तीन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। इसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ हेडिंग में मेंशन है: एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी। तो सबसे पहले हम एसेट की डेफिनेशन देखते हैं कि एन एसेट इज डिफाइंड एज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा, इसमें हर लफ्ज़ पर अगर बात करें तो प्रेजेंट का मतलब ये है कि वो रिसोर्स अभी हमारे पास होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए यानी ऐसा रिसोर्स हो जिससे पैसे या तो खुद पैसे हों वो, या फ्यूचर में उसकी वजह से पैसे जनरेट हो सकते हैं। और रिसोर्स का लफ्ज़ी मतलब होता है वसाइल, यानी ऐसी चीज़ जो पैसे क्रिएट करे। वो रिसोर्स हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर एक रिसोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा एसेट नहीं होगा। तो कंट्रोल ऑफ द एंटिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एसेट वो भी ऑनरशिप वाली चीज़ भी कंट्रोल में हो सकती है और ऐसी चीज़ भी हमारे कंट्रोल में हो सकती है जो बाज़-औक़ात हमारे ऑनरशिप में ना हो। तो इनिशियल लेवल पर तो ऑनरशिप और कंट्रोल सेम चलेगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल का है। डेफिनेशन में वर्ड ऑनरशिप का यूज़ नहीं हुआ, कंट्रोल का यूज़ हुआ है, ये आपने जहन में रखना है। और तीसरी बात ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो अगर आपने एक एसेट खरीदने के लिए बात की है या सिर्फ सोचा है तो वो आपका एसेट नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट आपका उस इकोनॉमिक रिसोर्स पर कंट्रोल हो, कंट्रोल प्रेजेंट हो यानी अभी मौजूद हो, तो तब वो चीज़ आपका एसेट कहलाएगी। एसेट की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक जो सेल के लिए हमने रखा हुआ होता है, कैश का बैलेंस जो है, ये सारी चीज़ें हमारा एसेट हैं। और एसेट की दो टाइप्स कर ली जाती हैं। एक को करंट एसेट्स कहते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, टिपिकली 1 ईयर का टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो कैश है या ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। कैश का मतलब है जो पैसे हमारे पास हैं, चाहे वो हमारे इन हैंड हों चाहे बैंक में पड़े हुए हों। और ट्रेड रिसीवेबल से मुराद वो पैसे हैं जो हमने अपने कस्टमर से लेने होते हैं, कि हमने उधार पर उन्हें सामान बेचा होता है और फिर हमने उनसे वो पैसे रिसीव करने होते हैं, तो उनको वो ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि इससे भी देखें फ्यूचर में हमारे पास पैसे आएंगे। फिर नॉन करंट एसेट्स, ये वो होते हैं जिनकी लॉन्ग यूजफुल लाइफ होती है। करंट वो जो शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म हो गए, और ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कई सालों में जाकर प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। तो एक बिल्डिंग जो है वो सिर्फ हम 1 ईयर यूज़ नहीं करते। एक बिल्डिंग जो है वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। उसमें हम बाज़-औक़ात हो सकता है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, ऑफिस की बिल्डिंग है तो उसके थ्रू काम कर रहे हों, शोरूम बिल्डिंग है तो वहाँ पर सेल कर रहे हों। तो प्लांट एंड मशीनरी में से इसी तरह प्रोडक्शन हम लंबे अरसे तक करते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने होते हैं उन्हें नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। इसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। यानी ऑब्लिगेशन का लफ्जी मतलब क्या है कि हम किसी के मकरूज हैं, हमने किसी के पैसे देने हैं। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी हमारी ये ऑब्लिगेशन है, ये जिम्मेदारी है कि हमने उसको इकोनॉमिक रिसोर्स देना है। इकोनॉमिक रिसोर्स आप जहन में रख सकते हैं कि पैसा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी अगर अभी आपने सिर्फ ये सोचा है कि आप बैंक से लोन लेंगे तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। आप लोन ले चुके हों जिसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन बन गई हो कि अब आपने उनके पैसे वापस करने हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो पास्ट इवेंट, वो इवेंट जिसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन बनी है, वो हो चुका हो। लाइबिलिटीज की भी सिमिलर वे में एसेट्स की तरह दो टाइप्स हैं: करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो हैं जो विद इन 12 मंथ अमूमन पेएबल होती हैं। इसमें हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं कि हमने अपने सप्लायर से उधार पर चीज़ें खरीदी थी, अब उनके पैसे देने हैं। अमूमन ये पैसे 1-2 महीने के अंदर हमने देने होते हैं, तो ये ट्रेड पेएबल्स कहलाते हैं। यूटिलिटी बिल्स पेएबल, जैसे टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस या वाटर का बिल, ये बिल्स अमूमन जब बिल आता है तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर हमने उनकी पेमेंट करनी होती है, तो ये भी शॉर्ट टर्म में पे करने होते हैं। ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसके मुकाबले में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो लॉन्ग टर्म में जाकर पे होती हैं, यानी मोर देन 12 मंथ में जाकर पे हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद वापस करेंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन है, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्लासीफाई होगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या करंट और नॉन करंट एसेट की जो डेफिनेशन अभी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं। एक्चुअल जो डेफिनेशन है एडवांस लेवल की, वो ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, और वो फिर जब हम IS 1 पढ़ रहे होंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके साथ हम कवर करेंगे।
अभी बेसिक हमें ध्यान में रखना है कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेस पर हम जस्ट क्लासिफाई करेंगे। तीसरा आइटम हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी को डिफाइन किया जाता है कि इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो बाकी बचता है इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। यानी अगर एक एंटिटी अपने एसेट्स जो है वो पे कर दे, तमाम लाइबिलिटीज को पे कर दे, लाइबिलिटीज उसकी जीरो हो जाए, तो जो बाकी एसेट्स बच जाएंगे उस पे किसका हक होगा, उस पे जो जो बाकी बचेगा वो किसका होगा, वो ऑनर का होगा। तो इक्विटी जो है वो ऑनर का क्लेम होता है कि सारी लाइबिलिटीज पे करके जो बिजनेस में बच जाएगा वो ऑनर का होगा, और ऑनर का जो बिजनेस पे क्लेम होता है उसको हम इक्विटी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बेस पर हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बन जाती है, क्योंकि इक्विटी को डिफाइन यूं किया गया ना कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, डिडक्ट कर दें तमाम लाइबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं हम इसे कि इक्विटी जो है वो एसेट माइनस लाइबिलिटीज के इक्वल होती है। और इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर दें तो ये भी बन सकता है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो इक्विटी किस वजह से बढ़ती है? इक्विटी इंक्रीज होती है अगर हम इनकम अर्न करेंगे तो ऑनर का जो क्लेम है वो बढ़ जाएगा, या ऑनर अगर मजीद पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें तो उनकी इक्विटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से डिक्रीज कब होगी इक्विटी? एक्सपेंसेस की वजह से डिक्रीज होगी, और अगर ऑनर बिजनेस से ड्राइंग्स कर लें, कुछ पैसे ले जाएं, तो उनकी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो कम हो जाएगी और उनकी इक्विटी कम हो जाएगी। तो हमें ये बेसिक लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट कवर करना है एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी का, और इस कॉन्सेप्ट को अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कुछ आइटम्स हमें दिए हुए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये आइटम्स जो हैं वो एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं। तो डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे और डेफिनेशंस को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि इनमें से एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटी कौन से। तो पहला आइटम है लोन टू एन अदर बिजनेस। अच्छा, हमने लोन लिया होता तो हमारी ऑब्लिगेशन होती, किसी और बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो ये तो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है कि फ्यूचर में हमें उनसे पैसे मिलेंगे, और से इकोनॉमिक रिसोर्स है, हम लोन ऑलरेडी दे चुके हैं, पास्ट इवेंट है, तो हम उनसे वो पैसे ले सकते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है कि हमें पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, दिस इज एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है कि हमारा बैंक में नॉर्मली तो हमारा बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस, कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अपना जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। यानी हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े हुए थे, हमें 25,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो हमने बैंक को कहा कि 25,000 कम चेक दे रहे हैं, काइंडली इसको पे कर दें। तो बैंक के साथ इस तरह के अमूमन क्लाइंट्स के अरेंजमेंट होते हैं, बैंक पे कर देते हैं। आपका बैलेंस 15,000 है लेकिन आपने 25,000 का चेक दिया, बैंक ने फिर भी उसको आपसे बात करके पे कर दिया, अब आपका बैलेंस 10,000 नेगेटिव हो गया। ये जो नेगेटिव बैलेंस होता है बैंक में, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक का फायदा इसमें क्या होता है कि बैंक ऑब्वियसली इस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो बैंक को बेनिफिट मिल रहा होता है, और अगर आप उनके अच्छे कस्टमर हैं तो वो आपको ये फैसिलिटी दे देते हैं। आपको फायदा क्या होता है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो थोड़े से पैसों की वजह से आपकी पेमेंट्स नहीं रुकती, और पेमेंट्स नहीं रुकती तो बिजनेस नहीं रुकता। तो खैर, जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आपने बैंक को पे करने हैं। तो जब आपकी ऑब्लिगेशन है तो दैट वुड बी अ लायबिलिटी। फिक्सचर एंड फिटिंग्स। हमने जो बिजनेस में जो चीज़ें फिक्सचर कहते हैं, जो चीज़ें फिक्स हुई हुई होती हैं दीवार पे या ज़मीन पे, जैसे वाइट बोर्ड वगैरह क्लासरूम में होते हैं, या बाज़-औक़ात कुछ फर्नीचर के आइटम्स जो है ना वो दीवार में फिक्स हुए हुए होते हैं, उन्हें फिक्सचर कहते हैं। इसी तरीके से फिटिंग्स होती हैं, जैसे पर्दों की फिटिंग्स होती हैं, रेलिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये फिक्सचर और फिटिंग्स हैं। तो ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं। कंप्यूटर्स ऑब्वियसली हमारा एक रिसोर्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से हम बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा होता है, ये भी हमारा एसेट होते हैं। वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बाउट, यानी हमने सप्लायर के पैसे देने हैं क्योंकि हमने उनसे कुछ इन्वेंट्री खरीदी थी, कुछ स्टॉक खरीदा था, कुछ मटेरियल खरीदा था। तो अब जो वो पैसे देने हैं, हम उनके मकरूज हैं, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन होगी, दिस इज लायबिलिटी। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल। हमारा डेफिनेशन में मेन फोकस कंट्रोल पर है। तो वेयर हाउस जो है उसमें हम अपना सामान रखते हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। सामान रखने से हमारा फायदा होता है, क्योंकि अगर हमारा अपना वेयर हाउस ना होता तो किसी और जगह पे सामान रखते तो पैसे देने पड़ते। अब अपनी चीज़ ली हुई है तो वही पैसे हमें नहीं देने पड़ रहे, ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है उससे, तो ये हमारा एसेट है। मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियां वगैरह, ये भी हमारा एक रिसोर्स है,
इनको बेचकर भी पैसे हासिल किए जा सकते हैं और इस्तेमाल से भी हम बाज़-औक़ात पैसे बचा रहे होते हैं, तो वो हमारा एसेट है। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस जो है ये बेसिकली लैंड और बिल्डिंग को ही कहा जाता है। तो प्रीमिसेस बेसिकली वो सारा एरिया होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है एक बिजनेस की जगह पर। उसमें वो एरिया भी हो जाता है जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई होती है और वो एरिया भी कवर हो जाता है जहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी हुई होती। तो सादा लफ्ज़ों में आप प्रीमिसेस को ध्यान में रख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये भी हमारा एसेट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे होते हैं जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव करने होते हैं, यानी हमारे कस्टमर ने हमें वो पैसे देने हैं। तो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कि हम सेल कर चुके होते हैं, तो हमें उनसे वो पैसे मिलने हैं, ये हमारा एसेट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उस स्टॉक को कहते हैं जो हमने अपने बिजनेस में रखी हुई होती है कि इसको बेचेंगे, यानी हमने पहले खरीद ली होती है और अब हमने बेचकर उससे पैसे लेने होते हैं। तो इन्वेंट्री को हम जब भी बेचेंगे उससे हमें पैसे मिलेंगे, ये भी हमारा एसेट है। अकाउंट्स पेएबल फॉर इन्वेंट्री, यानी वंस अगेन ये वही बात है जो पॉइंट नंबर 5 में आई थी कि वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री अबाउट, कि हमने स्टॉक खरीदा हुआ है, मटेरियल खरीदा हुआ है और उसके लिए पैसे देने हैं, तो इसको अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी होगी। ओइंग टू बैंक, यानी बैंक को पैसे देने हैं, तो ये भी हमारी ऑब्लिगेशन है कि उनको पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी होगी। कैश इन हैंड, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो ये तो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है और हमारे पास है, कंट्रोल में है, तो ये हमारा एसेट होगा। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। लोन लिया हुआ है तो वापस भी करना पड़ेगा, तो इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और हमें वापस करेंगे तो उसके लिए उसको इकोनॉमिक रिसोर्स देने पड़ेंगे, तो ये ऑब्लिगेशन है, इस वजह से ये लायबिलिटी ट्रीट होगी। मशीनरी, बिजनेस में हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे फ्यूचर में, ये हमारा एसेट है। तो ये हमारे पास 15 आइटम्स थे जिन पर हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और एग्जांपल है जिसमें हमने एसेट और लायबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करना है और फिर उनकी टाइप भी देखनी है कि वो करंट हैं या नॉन करंट। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लासिफाई देम एज ईदर करंट और नॉन करंट। तो लैंड और बिल्डिंग जो हैं ये हमारा एसेट होती हैं, क्योंकि ये हम बिजनेस में इनके इस्तेमाल से फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये हमारा एसेट्स हैं। क्योंकि लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, नॉन करंट और करंट के लिए आपने सिंपली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना और उसमें 1 ईयर तक को आप शॉर्ट टर्म कंसीडर कर लें। तो लैंड और बिल्डिंग लंबे अरसे के लिए बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये नॉन करंट ट्रीट होंगी। रिसीवेबल्स की बात करें, ट्रेड डेट्स यानी वो पैसे जो हमें कस्टमर से लेने हैं, हमें क्योंकि पैसे मिलने हैं तो ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, ये हमारा एसेट होगा। और क्योंकि अमूमन कस्टमर से पैसे हमें 1 महीने 2 महीने के अंदर मिल जाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, दैट्स वाई करंट। कैश, कैश जो है वो तो खुद एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, खुद पैसा है, तो ये एसेट होता है। और कैश को आप फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हैं, तो ये करंट होता है। लोन रीपेबल इन 2 ईयर्स टाइम, लोन वापस करना है, हमारी ऑब्लिगेशन है, तो ये लायबिलिटी बनेगी। और क्योंकि 2 साल में वापस करना है, यानी मोर देन 12 मंथ की बात हो रही है, तो ये नॉन करंट होगा। पेएबल ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी हमने सप्लायर से चीज़ें ली हुई हैं और अब उनके पैसे देने हैं, पैसे देने मतलब ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटी। और क्योंकि अमूमन सप्लायर को जो पैसे हैं वो 1 2 3 महीने के अंदर ही पे हो रहे होते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी ट्रीट होगी, शॉर्ट टर्म है। डिलीवरी ट्रक, डिलीवरी ट्रक जो है वो मोटर व्हीकल्स या गाड़ियों के अंदर आ जाते हैं, इनके इस्तेमाल से हमें, ये हमारा एक रिसोर्स होते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल करके बिजनेस कर सकते हैं, तो ये हमारा एक एसेट होते हैं। डिलीवरी ट्रक्स अमूमन कई साल, 4 5 8 10 साल तक भी इवन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इसलिए नॉन करंट एसेट इनको ट्रीट करेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द गैप्स इन फॉलोइंग टेबल यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और कुछ डाटा मिसिंग है, जो गैप्स हैं यानी मिसिंग डाटा है वो हमने कैलकुलेट करना है। हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स कैपिटल। तो इक्वेशन 3 कंपोनेंट हैं इक्वेशन के, उस 3 में से कोई से भी 2 मालूम हो तो ऑब्वियसली हम तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑनर्स कैपिटल यानी इक्विटी, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एसेट माइनस लाइबिलिटी 60,000 माइनस 15,000, ये 45,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हमने लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो एसेट्स में से इक्विटी माइनस कर दें 80 माइनस 56, तो आपके पास लाइबिलिटीज की वैल्यू 24,000 आ जाएगी। एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो ये लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होते हैं, तो 18 प्लस 58 76,000। वंस अगेन अगर हमें इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो एसेट में से लाइबिलिटीज निकाल दें, इक्विटी मिल जाएगी 93,000। और फिर अगर हमें लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो एसेट में से इक्विटी माइनस कर दें, तो एसेट में से इक्विटी माइनस करेंगे तो आपके पास लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 53,000। एंड सिमिलरली अगर एसेट्स मालूम करने हैं तो एसेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के, 36,000 प्लस 95,000 दैट वुड बी 131,000। तो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है वो 3 तरीके से बन जाएगी। एसेट्स जो हैं वो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज जो होंगी वो एसेट माइनस इक्विटी के इक्वल होंगी। तो इस इक्वेशन को यानी 3 वेज में हमें यूज करना पड़ सकता है। काफ़ी यूजफुल इक्वेशन है, कई जगह पर मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए, हमें एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहती है। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।